हेलो डियर, स्वागत है सभी का एचआर स्टडी लैब पर। तो उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज अपन चैप्टर 1 हमारा वास्तविक संख्या चल रहा था, जिसका आज लेक्चर 3 है। ठीक है, तो पिछली क्लास में अपन प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट कर चुके थे, जिसका पहले क्वेश्चन था, जिसके अंदर जितने क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन ने पिछली क्लास में कर लिए थे। ठीक है, सॉल्व कर लिए थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो प्रश्नावली 1.1 के अंदर जो हमारे पाँचों क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चंस को हमने पिछली क्लास में सॉल्व कर लिया था। ठीक है, जिस बच्चे ने भी नहीं देखा है वो सभी पिछली क्लास को जरूर देगा। ठीक है, चलिए आज करेंगे अपन सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें बताना कि एचसीएफ एलसीएम निकालना है आपको। उसके बाद जांच करना है कि संख्याओं को गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो दो संख्याओं को गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं है, ये आपको निकालना है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो आपको सीधा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उनका फैक्टर निकालना है। ठीक है, उसके बाद उनके एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, फिर बाद में चेक करेंगे कि संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया भाई? ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन आपको कैसे लिखना है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि है 26 और 91। तो 26 के पहले फैक्टर निकालो, उसके बाद 91 के। ठीक, चलो 26 किससे जाएगा, आप कहेंगे 2 से इजीली चला जाएगा। मैंने बोला ठीक है, 2 से जाएगा तो ये आएगा 13 किसी से नहीं कटता, क्योंकि 13 क्या एक अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर से। ठीक है, तो 13 आपका 13 से जाएगा, तो ये आपके इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आगे। 91 को देखा जाए तो किससे जाएगा, आप कहेंगे 7 से चला जाएगा 13 बार, और 13 से जाएगा 1 बार। ठीक है, तो दोनों ही क्या अभाज्य गुणनखंड है, दोनों के अपन अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो 26 का आप निकल के आए आपके 2 × 13, और 91 के निकल के आए 7 × 13। अब इनका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी गुणनखंड है उनको लेना है, वो भी मैक्सिमम पावर के साथ, मतलब कि हाईएस्ट उच्चतम घात के साथ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर 2 और 13 है, इसके अंदर 7 और 13 है, तो 13 तो दोनों में से एक आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आपको 13 को ऐसा नहीं है डबल बार लेना, नहीं, एक बार लेना है। जितने भी उभयनिष्ठ गुणन, जितने भी गुणनखंड है उनको एक एक बार लेना है, जैसे ऐसे जरूरी नहीं है, और वो भी उच्चतम घात के साथ लेना है। इतनी बात समझना। ठीक है, तो आप कहेंगे 2 आ जाएगा आपका, मैंने बोला ठीक है, 13 आ जाएगा, ये भी ठीक है, और 7 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सभी आपके आ चुके हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 7 ये हो जाएगा 4। ठीक है, 182 इसका एलसीएम निकल के आगे। अब एचसीएफ निकालो। एचसीएफ क्या आएगा इसका निकल के, एचसीएफ इसका निकलेगा, एचसीएफ में क्या करना है आपको, उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर लेना है, वो भी न्यूनतम घात के साथ। आप कहेंगे उभयनिष्ठ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दिख रही है आपको 13, तो 13 दोनों में अवेलेबल है, तो 13 इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ निकल के आ जाएगा। तो अभी तक हमने एलसीएम और एचसीएफ इनके दोनों के निकाल लिए। ठीक है भाई, चलो क्या हो गया, चलो अब क्या चेक करना है आपको, अब चेक करना है कि ये दोनों संख्याओं का मल्टीपल एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर है कि नहीं है। ठीक, तो चलो चेक करते हैं। यहां लिखेंगे जांच। ठीक है, यहां लिखेंगे जांच करना है, जांच करना है, आपको आगे ही बढ़ाना है, नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, इसी के नीचे आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है कि जांच करना है। क्या जांच करना है आपको, आप कहेंगे जांच करना है हमें दो संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर है क्या एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर है कि नहीं, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये आपको यहाँ सिद्ध करना पड़ रहा है।
आप समझना बात को कि जब आप 12th के बाद जब आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप देखना ये दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम बराबर है कि नहीं है। इससे बहुत सारे आपके एलसीएम एचसीएफ जो टॉपिक हम पढ़ते हैं मैथ्स में कंपटीशन में, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आते हैं। ठीक है, उसमें डायरेक्ट आपको दो संख्या दे देंगी और एक एचसीएफ दे दिया जाएगा तो एलसीएम पूछ लिया जाएगा, या फिर एचसीएफ और एलसीएम दे दिया जाएगा और एक संख्या दे दी तो एक और संख्या आपसे पूछ लिया जाएगा। तो जो अपन 10th क्लास का मैथ्स पढ़ते हैं ना, वो एक बेस है आपका कंपटीशन के लिए, कंपटीशन लेवल के हिसाब से बहुत अच्छा बेस है आपका। तो आपको ऐसा नहीं है मार्क्स के हिसाब से पढ़ना, नहीं, आपको 10th के मैथ्स को बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि एक साल के अंदर पूरा एक मैथ्स पढ़ते हैं अपन, वहाँ क्या करते हैं एक साल के अंदर पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, जीएस मीएस सारी चीज़ें। तो आपको 10th क्लास के मैथ्स को हल्के में नहीं लेना है, 10th क्लास का मैथ आपको आगे भी बहुत काम आने वाला है, इसलिए आपको डिटेल में समझना है सारी चीज़ों को। ठीक है, तो नंबर्स के पीछे ना भागो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दो और हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो नंबर तो आ जाएंगे लेकिन उससे काम चलेगा नहीं। आपको क्या अपना बेस तैयार करना है हमेशा, तो इसलिए आपको क्या करना पड़े, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझो। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट को हमेशा समझना है। अगर किसी भी बच्चे को, जैसे मैं यहाँ पे मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, यदि किसी भी क्वेश्चन में कुछ किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर करें, उस डाउट को सॉल्व कराने का काम मैं करूँगा, आपको उस डाउट को क्लियर मैं करूँगा। ठीक है भाई, चलो तो अब देखना दो संख्या आपकी कौन सी, 26 इंटू 91, क्या ये बराबर है एचसीएफ और एलसीएम के? एचसीएफ है आपका 13 और एलसीएम है आपका 182। अब इनका मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, चलो पहले 26 का 91 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका 2366। इस इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, 13 दूनी 26 की 6, रिमाइंडर बचा 2, 4 और 2 6 बचा 10, 13 का 13, 13 और 10 23। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों साइड आपका क्या हुआ, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ चुका है। तो इस चीज को लास्ट में लिख सकते हो आप, इति सिद्धम। इस तरह आपको एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। तो पहले आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दोनों के फैक्टर्स निकालिए, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ निकालनी है, उसके बाद जांच करना है, वहाँ पे आपको इस तरह सॉल्व करना है, आपका राइट आंसर आ जाए। ठीक है भाई, तो ये रहा इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। अब आपको सेम तरीके से सेकंड और थर्ड भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो आपका फर्स्ट आपका हो चुका था, अब देखना सेकंड। चलिए सेकंड क्या है आपका, आप कहेंगे सॉरी नहीं क्या हुआ, चलिए ठीक है, अब सॉल्व करना आपको सेकंड वाला। सेकंड क्या है आपका 510 और 92। तो पहले इनके क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि से इनको अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, चलो देखो 510 आपका क्या है, एक सम है, तो सम है तो 2 से 100% जाएगा, तो 2 से जाएगा तो इसका आधा हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 4 1 5 1 5 255। अब आ गया 255 हमारा 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, 5 आपका 2 से नहीं कटता है, तो ये 3 से कट सकता है या फिर 5 से, तो 3 से देखें, 3 से देखा जाए तो हाँ बिल्कुल 3 से ये कटेगा, 3 8 24 3 5 15 85 आ गया, ये किससे जाएगा 5 से जाएगा 17 टाइम और 17 से जाएगा 1 बार। ठीक, इसको देखें ना 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 23 क्या है आपकी एक अभाज्य संख्या, तो 23, तो 23 से ही कटेगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी। तो ये अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छे से, जो आपका पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन, उसके अंदर बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझाई थी। उम्मीद करता हूँ सभी ने वो क्लास देखी होगी। तो वहाँ देखना है कि 510 के आपके निकल के आए फैक्टर 2 × 3 × 5
5 इंटू 17 और 92 के क्या निकल के आए, ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 23, 2 की पावर 2 इसलिए लिखा 2 आपका 2 बार है। अब देखिए इसका एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम आप कहेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है, तो 2 की पावर 2 ले लो। उसके बाद 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है तो 3 भी ले लो, 5 भी ले लो, 17 और आपका आ जाएगा 23। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, आप कहेंगे 2 चौक 4, 12, 12 5 60, ठीक है 60 और यह आ जाएगा 17 5 70 चिंका 102, क्या आ गया भाई 17 चिंका 102 इंटू 23, 40 यह आ जाएगा 23,460। ये आपका इसका एलसीएम निकल के आ गया। बात समझ में सभी को। अब एचसीएफ क्या निकलेगा इसका, एचसीएफ देखना है कॉमन फैक्टर जो भी आपका मिनिमम घात के साथ। आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 हमें दिखाई दे रहा है, 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 वाला आ जाएगा, 2 की पावर 2 वाला आ जाएगा, क्योंकि हमें मिनिमम घात के साथ लेना था। ओके भाई, ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। चल अब आगे क्या निकालना है, आपको जांच करना है कि दो संख्याओं का मल्टीपल एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। चल तो यहां पर जांच करेंगे, और ये वाले क्वेश्चन ना आपको होमवर्क में करना चाहिए, ये वाले क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना चाहिए, ठीक है। तो आपको घर पे जाके, कुछ नहीं है, सभी का सेम ही पैटर्न है, तो सभी को ट्राई जरूर करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं सॉल्यूशन आपको करा देता हूँ प्रॉपर, लेकिन आपको खुद से ट्राई जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना कोई बात नहीं बनेगी, इसलिए खुद से ट्राई जरूर करना है, ठीक है। जांच क्या करना है आपको, दो संख्याओं का मल्टीपल बराबर है क्या एचसीएफ और एलसीएम के, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आपकी दो संख्या मल्टीपल मतलब कि 510 इंटू 92 बराबर आना चाहिए किसके, एचसीएफ क्या आपका, एचसीएफ आपका 2 इंटू 23,460, इसके इक्वल आना चाहिए। यदि ये दोनों मान बराबर आ गए तो आपका बात बन जाएगी कि आप सिद्ध कर पाओगे कि हाँ ये वैलिड है, ठीक है। तो 100% वैलिड ही होगी। तो इनका मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे 2 0 6 2 12 हाथ में आया 1 9 6 और 2 4, ठीक है। तो 46,920 आएगा इसका मल्टीप्लाई, और यहाँ भी देखा जाए ना तो यही आएगा, ठीक है। तो 46,920 ही आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो 100% ये बात ट्रू है कि दोनों बार आपके मान बराबर ही आते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो चीज़ लिखी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ये बिल्कुल सही बात है। ये दोनों संख्याओं का मल्टीपल एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन आपका, इसको सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्या है आपका, आप कहेंगे 336 और 54, 336 और 54। तो 336 के पहले आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने, इसके क्या निकलेंगे, आप कहेंगे 2 से जाएगा, 2 बन जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, ठीक है। 2 से देगा 2 8 16 2 4 8, आगे देखा जाए 2 2 4 2 1 2, 3 से जाएगा 7 टाइम और 7 से जाएगा 1, 7 से जाएगा 1 टाइम, ठीक है। आगे दूसरा क्या है आपका 554, सॉरी 554 नहीं, ओनली 54, ये आ जाएगा 27। 2 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा आधा हो जाता है, ठीक है। 30 से करेंगे तो 9 और 3 से करेंगे तो 3 और फिर से 3 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 1। ये इनके क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिखूंगा, 336 के क्या निकल के आए, 2 को देखना कितनी बार है, आप कहेंगे 2 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा इंटू
3 और 7, ये इसके फैक्टराइजेशन आ गए, अभाज्य गुणन खंड निकल के आ गए। और 54 के क्या निकल के आएंगे, 2 इंटू 3 के पावर 3, 2 इंटू 3 के पावर 3। क्लियर है भाई, इतनी बात सभी को समझ में आई? उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गई होगी। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने इसके प्रैक्टिस कर लिए, बहुत सारे। तो प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन था वो भी आपका क्या था, अभाज्य गुणनखंड निकालने था। और जितने भी एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कराए थे आपको। तो वहाँ भी आपको क्या करना पड़ता है, एचसीएफ एलसीएम निकालना पड़ता था। वहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप और बढ़ा दी कि दो संख्याओं गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर है कि नहीं है, ये चीज़ आपको सिद्ध करना है। ठीक, इतनी बातें और आगे बढ़ा दी हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम। चलिए तो देखिएगा, इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा। एचसीएफ देखना है ओवेनिस्ट, वो भी मिनिमम घात के साथ। आप कहेंगे यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है। और कोई है ओवेनेस्ट, आप कहेंगे है 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 की पावर 3 यहाँ, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 वाला आएगा। निम्नतम घात के साथ चाहिए मैं तो क्या आ जाएगा 6। और एलसीएम क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा अधिकतम घात के साथ 2 की पावर 1, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 लो। उसके बाद 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 लो, इंटू 7 है तो 7 और ले लो। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो 2 की पावर 4 होती है 16, ठीक है, और 3 की पावर 9 होती है 27 और इंटू 7। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करो, इनका करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 42 की 2 असल 4, 12 और 7, 12 और 7 कितना होता है 19, 19 और 4 कितना हो जाएगा 23, 23 की 3 असल 2, 2 1 2 और 4, तो 432। इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 7 का, 7 जून 14 की 4 असल लगी 1, 7 21 22, 2 7 चौक 28 और 2 30, तो ये निकल के आ जाएगा 3024। 3024 इसका क्या निकल के आया, इसका निकल के आया एलसीएम। तो 6 यहाँ पे क्या निकल के आया, 6 आपका एचसीएफ निकल के आया, और 3024 इसका क्या निकल गया 24 निकल के आया आपका एलसीएम। अब आपको सिद्ध करना है भाई सेम। चलिए आइए चेक करते हैं, सिद्ध करना है। दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल, बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। चलिए अब देखिएगा दो संख्याओं का मल्टीपल, मतलब कि 336 इंटू 54 बराबर आना चाहिए आपका 6 इंटू 3024, इसके बराबर आना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करना ईजी है, 6 चौक 24 की 4, 2 12 और 2 14, 1 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18144, 18144 निकल के आ जाएगा। क्या इनका मल्टीप्लाई भी यही निकल के आ रहा है, चलो चेक करते हैं। ये आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। पहले 50 बार करते हैं, ठीक है। ये कितने निकल के आएगा, 6 5 30, 3 5 3 15 और 3 18 और 5 3 15 और 1 16, ठीक है। 16800 ये निकल के आ गया। इसमें ऐड करना है आपको क्या, इंटू 4, 6 चौक 24 की 4, 2 4 12 और 2 14 की 4, 1 और 4 12 और 1 13। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे 4 4 8 और 3 11 की 1 8, ठीक है। तो ये बात वैलिड हो गई कि हाँ यही निकल के आया। तो जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 18144, ठीक है भाई। समझ में आया सभी को, तो आप बोल सकते हो इति सिद्धम, ये चीज़ लिख सकते हो, अच्छा रहता है।
हमें सॉल्यूशन को इस तरह सॉल्व करना। देखो आंसर निकालना एक बात अलग बात है, आंसर निकालने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये चीज़ अपन बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर चुके हैं कि हाँ इनका इक्वल आना जरूरी है, ठीक है, इक्वल आएगा ही आएगा, 100% आएगा। लेकिन प्रॉपर सॉल्यूशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें मार्क्स लाने, यहाँ पे क्या लिखित एग्जाम होता है आपका, रिटर्न एग्जाम होता है, तो आपको क्या है रिटर्न करना होता है। और जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो भाई कुछ भी नहीं लिखना, स्टेप जितनी कम कर पाओगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ टाइम की वैल्यू होती है, क्योंकि हमें जितनी जल्दी सॉल्व कर पाएगो वो बात बन जाएगी। चलो, तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी आपका पूरी तरह समाप्त होता है, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको पहला क्वेश्चन वहाँ क्या था, दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालते थे, यहाँ तीन संख्या बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो सेम ही तरीके ये भी क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट को। फर्स्ट में आपको निकालना 12, उसके बाद 15, उसके बाद 21, 21। चलो देखो 15 12 किससे जाएगा, 2 से जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा 3 बार, और 3 से जाएगा 1 बार, ठीक है। 15 जाएगा 3 से 5 टाइम्स, 5 से जाएगा 1, 21 जाएगा 7, और 7 से जाएगा 1। बस ये निकल के आ गए इनके अभाज्य गुणनखंड। लिख सकते हो 12 के 12 के क्या निकल के आए, आप कहेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, मतलब ठीक है। उसके बाद 15 के कितने निकल के आए, 15 के निकल के आए आपके 3 इंटू 5, और 21 के क्या निकल के आए, 21 के निकल के आए आपके 3 इंटू 7। क्लियर है। अब इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ निकल के आएगा इनका कॉमन क्या है, आप कहेंगे 3 यहाँ 3 यहाँ 3, तो सभी जगह आपको 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 आपका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा सभी चीज़, वो भी उच्चतम घात के साथ, तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 आ जाएगा एक, तो मैंने बोला ठीक है भाई 2 की पावर 2 आया, 3 भी आ जाएगा, 5 और 7। क्या इसके अलावा कोई और गुणनखंड है इसके, आप कहेंगे यही संख्या हमारी दिखाई देंगे, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 थी 12, 12 5 60, और 60 इंटू 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 420, तो 420 इसका क्या निकल के आया, एलसीएम निकल के आ गए। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्या है आपका 17, 23 और 29। तो ये तो तीनों देख पा रहे हो कि आप तीनों ही क्या है आपके अभाज्य संख्या है, तीनों ही क्या है आपकी अभाज्य संख्या है, तो तीनों के अभाज्य गुणनखंड कुछ नहीं होंगे, वो खुद ही होंगे। अभाज्य गुणनखंड कुछ नहीं होंगे उनके, वो खुद ही होंगे कि 17 सिर्फ 17 से जाएगा, 23 इसके अलावा किसी से कटती नहीं है तो 23 रहेगा, और 29 भी किसी से नहीं कटता तो 29 ही रहेगा। क्लियर। तो 17 अब डायरेक्ट आपको इनका क्या लिखना है, आपको पहले लिख सकते हो आप चीज़ें, ठीक है। 17 इंटू 23 एंड 29। क्लियर है। अब आपको सीधे निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो आप कहेंगे तीनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 17, 29, 23 इंटू 29, और एचसीएफ निकल के आ जाएगा यहाँ पर इनका। कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, आप कहेंगे कोई भी चीज़ आपको कॉमन दिखाई दे रही है 17, 23, 29, ये तीनों ही अलग अलग हैं, तो तीनों ही अलग अलग हैं, उस कंडीशन में इनका एचसीएफ क्या होगा 1। एचसीएफ क्या होगा इनका 1, इसका एचसीएफ हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई आपका निकल के आ जाएगा एलसीएम। तो इनका मल्टीप्लाई क्या निकल के आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 17 की 51 की, देखो 17 इंटू 23, इनका मल्टीप्लाई करो पहले, 7 21, 2 3 और 7 दूनी 14, 14 3 17, 17 और 2 19, तो 191 तो ये आ गया। 191 में आपको मल्टीप्लाई करना है 29 का, 29 का ना करके आप 30 का कर दो, फिर क्या करेंगे आप एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा आपका 0 3 9 27 की 7 2 3 2 5, ये निकल के आएगा 5730। उसमें से 191 माइनस कर दो, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 29 बार निकालना था, जबकि हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप कहेंगे 10 में से 1 जाएगा 9, 12 में से 9 जाएंगे तो आ जाएगा आपका 3, उसके बाद 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 5, तो 5539 इनका एलसीएम निकल के आ जाएगा 5539। बात समझ में है सभी को। तो हमने क्या किया, जो सेकंड क्वेश्चन था आपका वो भी सॉल्व कर लिया है। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी इनको सॉल्व करने की कोशिश करें पहले। ये अपने सॉल्व गलत हो गया है, देखो इसका ये नहीं होगा 23 और 29, देखो ध्यान से समझना 17 इंटू 23 इंटू 29 ये निकल के आएगा आपका 11,339, 11,339, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो गई थी हमसे, तो इसका एक्चुअल आंसर आपका ये रहेगा और एचसीएफ इसका बनाया जाएगा। क्लियर है, सभी को बात समझ में आई। अब देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तो तीसरे को भी यहीं पे समझ लेते हैं। चलो ठीक है, चलो तो थर्ड क्या है आपका 8, 9 और 25। क्लियर, इतनी बात सभी को समझ में आई। आप कहेंगे 2 से जाएगा 2, 2, 4, फिर 2 से जाएगा 9 जाएगा 3 से और 3 से 1, 5 से 5 और 5 से 1, और डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्योंकि ज़्यादा बोर नहीं था। तो ये आ जाएगा 8 का 2 की पावर 3, और 9 को लिख सकते हो आप 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 ना लिख के 3 की पावर 2 लिख दो, और 25 को लिख सकते हो आप 5 की पावर 2। इतनी बात सभी को समझ में आई। अब यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा इसका, क्या आपको कोई भी कॉमन ओवेनिस्ट दिख रहा है? आप कहेंगे कोई भी ओवेनिस्ट हमें नहीं दिख रहा, तो बन इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, और एलसीएम क्या होगा, ये तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, नेक्स्ट 3 की पावर क्या हो गया, अच्छा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25, तो 25 अट्टा 200 और 9 1800, ठीक है। तो 1800 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम निकल के आ जाएगा। बात समझ में सभी को क्लियर है? तो हमने एक ही स्लाइड पर ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व अपनी पेयर बना सकते हो, रजिस्टर में लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। और यदि कोई भी बच्चा क्लास के साथ साथ नोट नहीं करना चाहता तो उनके लिए ये पूरी जो सॉल्यूशन के साथ विथ एनोटेशन आपको पीडीएफ मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल एचआर स्टडी लैब पर। तो आप सभी उस चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारी की सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगे। उसके अलावा क्लासेस से अपडेट, कोई भी छुट्टी वगैरह जो भी होगी आपको सारी अपडेट्स वहाँ पे मिलेंगी। और एमपी बोर्ड में इसके अलावा कोई भी अपडेट यहाँ से गवर्नमेंट की ओर से आती है वो सारी की सारी अपडेट्स वहाँ पे मिल जाती हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो बहुत सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, ठीक है। तो सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्या दिया है आपको, एचसीएफ दिया है, दो संख्या 306 और 657 का 9, और एलसीएम दिया है। एलसीएम आपको निकालना है, एचसीएफ आपको दिया है, ठीक है। तो हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ पर दो संख्या हमें दे दी, एचसीएफ भी दे दिया, एलसीएम निकालना ईजी है। तो हम सभी जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखना है आपको, हल में लिखना है कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ एलसीएम के। यहाँ डायरेक्ट आपको लाइन लिखनी है, हम जानते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी क्वेश्चन करके आए हैं जिसको प्रूफ हमने किया है। तो हम जानते हैं, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ये चीज़ हम बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन की इसकी प्रैक्टिस करके आए हैं जहाँ पे हमने अच्छे से इनको समझा है और प्रूफ भी किया है। तो आप लिखेंगे दो संख्याओं का मल्टीपल, मतलब कि 306 इंटू 657। आगे आपके सामने क्या है, आप कहेंगे 9, एचसीएफ है आपका 9 इंटू एलसीएम हमें निकालना है।
एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 9 को इन दोनों संख्याओं को डिवाइड में पहुंचा दो, ठीक है। तो 9 को इन दोनों संख्याओं को डिवाइड में पहुंचाएंगे तो हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम को लिख लेते हैं, ठीक है। एलसीएम हमें निकालनी है तो हमने आगे लिख लिया। उसके बाद 306 306 इंटू 657 अपॉन में आ जाएगा 9। तो 9 से इसको काटेंगे तो क्या निकल के आएगा, 9 से कौन सा जाएगा, देखो ये चला जाएगा, 9 तिया 27, बचा कितना 3 और 9 चौक 36। अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या निकल के आएगा, 657 में आपको मल्टीप्लाई करना है 34 का। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 4 से जाएगा, 7 चौक 28, 2 20 2 22, 2 6 चौक 24 और 2 26, ये हुआ। आगे क्या हो जाएगा, 7 21 की 1 2 5 15 और 2 17, 1 6 18 और 1 19। जब इनको ऐड करेंगे 8 3 3 1 9 2 2, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा 22,338, 22,338। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाए। क्लियर, सभी को बात समझ में आई। तो ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन था। ये आपका रफ कार्य की तरह ले सकते हो, ठीक है। तो ये रफ कार्य था, इसका ये प्रॉपर सॉल्यूशन है। तो आपको लिखना है सबसे पहले, हम जानते हैं दो संख्याओं गुणनफल। तो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने के बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा 22,338, ठीक है। तो इतना ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर है वो सभी की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो चल, तो ये वाला जो क्वेश्चन है हम एक एग्जाम्पल में कर चुके हैं ऑलरेडी। पहले आपने सॉल्व किया था कि जो 4 की पावर n किसी भी संख्या n के किसी भी संख्या के लिए शून्य पर समाप्त होगी कि नहीं होगी थी। तो हमने अच्छी तरह से देखा था कि कोई भी संख्या यदि शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 जरूर आते हैं। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन एक आपको जरूर देखने को मिलता है। ये पिछली क्लास में अपन बहुत अच्छे से लिख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ भी अपन देखेंगे कि 6 संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या के लिए, ठीक है। तो किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 6 हमारी किसी 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो 6 की पावर n यहाँ पे होगा। तो हम जानते हैं कि 6 का जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपके निकल के आ जाएंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 निकल के आएंगे, 2 इंटू 3 निकल के आएंगे। तो n जो हमारे सामने 6 है, 6 की पावर n है, वो किसी भी संख्या के लिए आपकी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो किसी भी n के मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो बस लिखने का तरीका क्या भाई, सेम है। तो यहाँ पे 6 की पावर n था, तो उस दिन भी आपको बताया, चलो एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैंने कोई क्वेश्चन लिए, देखो 50 ऐसी संख्या लेता हूँ जिसके लास्ट में 0 है। तो लास्ट में 0 है तो ना मतलब कि कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी उनके अंदर निकलेगी, ये 100% ट्रू है। उसके बाद 17 लिया, 18 लिया, ठीक है। मैंने ये 3 आपके सामने नंबर्स लिए। इसके जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या निकलेंगे, आप कहेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 निकल के आएंगे। मैंने बोला ठीक है। इसके निकालेंगे तो 2 इंटू ए निकल के आएंगे। इसके निकालेंगे तो ए निकल के आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 7 नहीं 8 2 इंटू 5 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 40 दूनी 80, ठीक है। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आए। तो आप सभी में देख पा रहे हो कि यहाँ भी 2 इंटू 5 है, यहाँ भी 2 इंटू 5 है, यहाँ भी 2 इंटू 5 है, ठीक है। तो 2 और 5 2 इंटू 5 का कॉम्बिनेशन आपको 100% मिलेगा। क्लियर। अब 6 की पावर n मतलब कि 6 की जगह n की जगह पर कोई भी नंबर रखो। अब रख के चेक कर लो। देखो पहले हम n की जगह पर आप क्या रखें, 1 रखते हैं, n की पावर 2 रखते हैं, n की पावर 3 रखते, सॉरी 6 की पावर 1 6 की पावर 2 और 6 की पावर 3। मतलब कि n के मान हमने 1 भी लिया, 2 भी लिया, 3 भी लिया, चलो 4 भी ले लेते हैं। अब 6 की पावर 1 रखा तो आप कहेंगे ये आएगा 6। मैंने बोला ठीक है। 6 की पावर 2 रखेंगे तो आप कहेंगे 36, 6 की पावर 3 रखेंगे तो आप कहेंगे 216। और आगे क्या जाएगा आपका, 6 की पावर 6 आ जाएगा आपका, इसकी 6 असलाई 3 4 9 और 6 दूनी 12, ठीक है, 1296। तो आप किसी भी मान के लिए आप देख पा रहे हैं कि आपका शून्य पर समाप्त हुई, आप कहेंगे नहीं सभी में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है लास्ट में, ठीक है। तो उस चीज़ से हमें मतलब नहीं है 6 आएगा क्या आएगा, लेकिन हमें एक चीज़ सेटिस्फाई पता चल गया कि n का आप कोई भी मान रख लो, n का कोई भी मान रख लो, ये तो कुछ नहीं, हमने 4 तक रखे, इसके अलावा कोई भी मान रख लो
तो कभी भी आपकी 6 की पावर n, मतलब कि n के किसी भी मान के लिए हमारी संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज को अपन कैसे सॉल्व करते, कैसे लिखते हैं एग्जाम हॉल में, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको लिखना है कि हम जानते हैं कि प्रॉपर सॉल्यूशन में आपको कैसे लिखना है कि हम जानते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में गुणनखंडों में 2 into 5 अवश्य आता है, 2 into 5 अवश्य आता है, अवश्य होना चाहिए। ठीक है, अवश्य होना चाहिए। अब यहां पे लिखना है आपको कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसके, हम कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड निकल के आएंगे इसके कि 2 into 3 की पावर n, ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आए। मैंने बोला ठीक है भाई। अब लिखना है आपको, चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 आता है, केवल 2 उपस्थित है, 5 नहीं, केवल 2 उपस्थित है, 5 नहीं, 5 नहीं। तो हम लिख सकते हो अतः संख्या 6 की पावर n, संख्या 6 की पावर n n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी, n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसा एग्जाम्पल अपन पहले एग्जाम्पल में भी सॉल्व कर चुके हैं, और सेमी क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 1.1 के अंदर दिया था, तो उसको भी हमने सॉल्व कर लिया और प्रॉपरली समझ भी लिया कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन होगा आपको प्रॉपर कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, ये हमें बताना कि भाज्य संख्या हो सकती है। ठीक है, अब भाज्य संख्याओं को देखो, अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ उसके जो गुणनखंड होते हैं सिर्फ और सिर्फ बन होता है या फिर खुद संख्या होती है। जबकि भाज्य संख्याओं में क्या होता है, भाज्य संख्याओं में आपको समझना है कि किसी भी संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हैं तो वो भाज्य संख्या है। जैसे कि हमने जाना कि 2 के जब हमने गुणनखंड निकाले तो आप कहेंगे 2 और बनाया, मैंने बोला ठीक है। 3 के निकाले तो आप कहेंगे 3 into बनाया, ये भी ठीक है। 4 को देखो तो आप कहेंगे 2 या 2 से अधिक इसके अभाज्य गुणनखंड हैं, तो 2 into 2 इसका हो चुका था। इसके अलावा 4 भी हो जाएगा, इसके अलावा 4 भी हो जाएगा। यदि यहाँ पर देखा जाए तो 4 को अपन क्या कर सकते हैं, 2 फिर से 2 में इसको काट सकते हैं, तो आप कहेंगे इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। और जबकि अभाज्य संख्या होती हैं उसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। क्लियर है बात, सभी को समझ में आई। तो जब भी आपको किसी भी संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड मिल जाए तो उसको आप भाज्य संख्या बोल सकते हो, मतलब कि वो किसी ना किसी संख्या से कटेगी 100%। और जो अभाज्य संख्या वो किसी से नहीं कटती, या तो खुद से कटेगी या बन से कटेगी। और अभाज्य संख्या खुद और बन के अलावा भी किसी संख्या से कटती है। तो ये सीधी सीधी बात है, इतनी बात आपको भाज्य संख्या के अंदर समझनी थी।
और पहले भी आपने भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, ये कुछ नया नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप नंबर्स लिखिए। दो आपके सामने अलग अलग क्वेश्चन है, एक ए है और ए है, तो आपको बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। तो हम लिखेंगे जो पहला है इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। तो 7 इंटू 11 इंटू 13, 11 इंटू 13 और प्लस 13। इसको देखा जाए तो दोनों को, ये दो पार्ट्स आपके अलग अलग हैं, दिख रहे होंगे आपको सभी को। तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, आप कहेंगे 13 यहाँ है 13 यहाँ है, तो 13 यहाँ से कॉमन ले लो। 13 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, आप कहेंगे यहाँ बचेगा आपको 7 इंटू 11 और यहाँ क्या बचेगा, आप कहेंगे +1, ठीक है। चलो ये हो जाएंगे 77 और +1, ये हो जाएंगे 13 इंटू 78, 13 इंटू 78। तो आप देख पा रहे हैं कि इस संख्या के दो गुणनखंड निकल के आ गए, दो गुणनखंड निकल के आ गए, इसलिए आप कह सकते हो कि अतः संख्या के दो अभाज्य गुणनखंड हैं, दो गुणनखंड हैं। आप लिख सकते हैं अतः संख्या के एक से अधिक गुणनखंड हैं, एक से अधिक गुणनखंड हैं, एक से अधिक तो उसमें भी होते हैं, ठीक है। तो यहां से सीधा लिख दो अतः संख्या के दो गुणनखंड हैं, दो से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे अगर 78 को ही अपन डिवाइड 78 को काट दें किसी से। देखो 78 को काटेंगे तो आप कहेंगे 2 3 6, आगे आ जाएगा 2 नाम 18, इसको भी काटेंगे 3 से काटेंगे तो 3 3 3 3 9, वो आगे आ जाएगा 13, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि दो से अधिक इसके गुणनखंड है, दो से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। बात समझ में है सभी को। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 से अधिक गुणनखंड है, दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, दो से अधिक गुणनखंड है, इसलिए संख्या भाज्य संख्या है, इसलिए दी गई संख्या भाज्य संख्या है, इसलिए दी गई संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्लियर है, इतनी बात सभी को समझ में आई। चलिए नेक्स्ट और देख लीजिए, बी वाला क्या है आपका, आप कहेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 22, इतना आपका सेकंड है। इसको लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लेंगे तो आप कहेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, यहाँ क्या बचेगा आपका, आगे एक चीज़ और बचेगी प्लस में 1। क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 चिंक 4 3 12, 12 चिंक 72 इंटू 7, 7 दूनी 14, 4 हंसला 1, 7 49 और 1 50, तो 504 और 1 506। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 506, यही आएगा क्या इसका, 4 3 12, 12 12 7 84 इंटू 7 6, 6 चौक 24 की 4, 4 3 12 12 5 60, 12 चिंक 72 इंटू 7, ठीक है। तो 7 दूनी 14 4 हंसला की 1, 749 और 1 50, तो 504 आ जाएगा, और एक अपन ऐड करेंगे तो 505 आ जाएगा, 505 आ गया, ठीक है। तो 505 को भी आप आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हो, फर्दर इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो। तो यहाँ भी सेम चीज़ लिख सकते हो आप, भाई जो चीज़ अपने यहाँ पे लिखी तो भाई सेम लिख सकते हैं आप कि अतः संख्या के ठीक है, अतः संख्या के दो से अधिक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या आपकी क्या है, भाज्य संख्या है। क्लियर है सभी को, बात समझ में आई। तो आपका प्रश्नावली 1.1 का आपका एक क्वेश्चन और बचा है, ए वाला 7 वाला क्वेश्चन। देखो 7 वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, अभी सॉल्व करा देता मैं इसको, लेकिन मैं अभी आज की क्लास में नहीं कराऊंगा इसको, मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझाना चाहता हूँ। लेकिन यदि ये यहाँ से यदि कोई ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है
तो आपको किस तरह करना है इसको मैं दो तरीके से सॉल्व कराऊंगा। एक तो जो तरीका मैं आपको यहीं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या है, लेकिन हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में होकर है, क्योंकि रटना हमें नहीं है कि डायरेक्ट मैं यहाँ पे आपको आंसर बता दूँ तो उससे बात बनेगी नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपना 1.2 प्रश्नावली है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।